कोलकाता की रातें हमेशा ही कुछ अनकही कहानियां समेटे रहती हैं। उस सर्द रात में जब मैं अपनी असफलताओं के बोझ तले दबी हुई, दिल में एक अजीब सी बेचैनी लिए एक गुमनाम गली से गुजर रही थी, तभी मैंने उसे देखा। रिक्शे की पिछली सीट पर एक पुराने से बोरे के नीचे कुछ छिपा हुआ था। एक अजीब सा उभार जो साधारण रिक्शा वालों की सवारी में कभी नहीं दिखता। मेरी आंखें उस रहस्यमयी बड़े यंत्र पर अटक गईं और उस पल मुझे नहीं पता था कि ये मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला है। मैं खुद को रोक नहीं पाई उस रिक्शा वाले की जिंदगी में झांकने से, जो शायद मेरे ही इंतजार में खड़ा था। नमस्ते दोस्तों, और हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सभी हेडफोन लगाकर इस कहानी में पूरी तरह डूबने के लिए तैयार होंगे। आज हम आपको एक ऐसी प्रेम कहानी सुनाने जा रहे हैं जो समाज की हर दीवार को तोड़ती हुई दिलों को जोड़ने की एक अनूठी दास्तान है। तो अपनी आंखें बंद करें, हेडफोन लगाएं और इस भावनात्मक यात्रा पर हमारे साथ चलें। स्नेहा बैंगलोर से आई एक महत्वाकांक्षी चित्रकार थी, जिसके सपनों में रंग तो बहुत थे, पर जिंदगी की कैनवस पर अक्सर बेतरतीब धब्बे ही पड़ते थे। वो कोलकाता एक आर्ट प्रदर्शनी के सिलसिले में आई थी, लेकिन शहर की भीड़-भाड़, उसकी अपनी अधूरी उम्मीदें और कला के बाजार की कड़वी सच्चाई ने उसे भीतर से तोड़ दिया था। अक्सर रातें वो अपने छोटे से कमरे में जाग कर बिताती, अपनी पेंटिंग को देखती और सोचती कि क्या कभी उसके ब्रश में इतनी ताकत आएगी कि वो दुनिया को अपनी कला से बदल सके। एक शाम प्रदर्शनी में मिली निराशा के बाद वो हावड़ा ब्रिज के पास से लौट रही थी। मन इतना भारी था कि कदम भी ठीक से नहीं पड़ रहे थे। तभी उसकी नज़र एक रिक्शे पर पड़ी। रिक्शा वाला राहुल, उम्र में शायद उससे कुछ साल बड़ा ही होगा, दुबला पतला शरीर, पर आंखों में एक अजीब सी शांति। उसने एक पल को भी सोचे बिना रिक्शा रोक कर बैठने का इशारा किया। राहुल ने बिना कुछ कहे रिक्शा रोक दिया। जैसे ही स्नेहा रिक्शे पर बैठी, उसकी नज़र फिर उस बोरे पर पड़ी। वो बोरा जो रिक्शे की पिछली सीट के एक कोने में सावधानी से रखा था और जिसके नीचे से एक अजीब सी आकृति झांक रही थी। ये कोई सामान्य सामान नहीं था। उसका आकार बड़ा था और उसे जिस तरह से ढका गया था, जैसे कोई अनमोल चीज हो। स्नेहा की जिज्ञासा जाग उठी। ये क्या है मामा? स्नेहा ने बिना सोचे पूछ दिया। राहुल ने एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक आई, फिर फीकी पड़ गई। कुछ नहीं दीदी, बस ऐसे ही है। उसका जवाब सुनकर स्नेहा और भी उलझन में पड़ गई। ऐसे ही? उसने मन ही मन सोचा, कौन रिक्शा वाला अपने रिक्शे में इतनी सावधानी से कोई ऐसे ही चीज रखता है। अगले कुछ दिनों तक स्नेहा ने राहुल के रिक्शे का ही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, कभी प्रदर्शनी जाने के लिए तो कभी बस यूं ही शहर घूमने के लिए। राहुल बहुत कम बोलता था, पर उसके रिक्शे में एक अजीब सी शांति थी। वो कभी तेज नहीं चलाता था, न ही कभी चिल्लाता था। उसकी चाल में एक लय थी, जैसे वो किसी धुन पर चल रहा हो। स्नेहा को उसकी ये खामोशी पसंद आने लगी। वो अपने विचारों में खोई रहती और राहुल अपने काम में, लेकिन उसकी नज़र हमेशा उस बोरे पर रहती थी। एक दिन बारिश अचानक आ गई। स्नेहा राहुल के रिक्शे में थी और वे एक सुनसान गली से गुजर रहे थे। राहुल ने जल्दी से रिक्शा एक पुरानी दुकान के सामने रोक दिया, जिसकी छत थोड़ी आगे निकली हुई थी। दीदी, आप यहाँ रुकिए, बारिश तेज है, राहुल ने कहा। स्नेहा रिक्शे से उतरकर दुकान के शेल्टर के नीचे खड़ी हो गई। राहुल ने अपने रिक्शे को थोड़ा और अंदर खींच लिया और फिर उस बोरे को और कसकर लपेटने लगा ताकि उस पर पानी न पड़े। स्नेहा ने देखा बारिश की बूंदें उसके भीगे हुए कपड़ों पर चमक रही थीं, पर उसकी चिंता उस बोरे में रखी चीज को लेकर ज्यादा थी। ये इतना जरूरी क्या है मामा, जिसे आप इतनी हिफाजत से रखते हैं? स्नेहा ने फिर पूछा। राहुल ने इस बार थोड़ा मुस्कुराने की कोशिश की। ये मेरा साथी है दीदी, मेरा सब कुछ। स्नेहा को उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द दिखा। क्या ये कोई वाद्य यंत्र है? राहुल ने पलकें झुका लीं। हाँ दीदी, एक पुराना स्वर यंत्र। स्नेहा की आंखें चमक उठीं। तो आप संगीतकार हैं? राहुल का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। कभी था दीदी, अब बस रिक्शा चलाता हूँ। उसकी आवाज में एक गहरी उदासी थी, जिसने स्नेहा के दिल को छू लिया। एक रिक्शा वाला जिसके अंदर एक संगीतकार छिपा था, ये उसके लिए किसी पेंटिंग से कम नहीं था। उस दिन के बाद स्नेहा और राहुल के बीच की खामोशी एक दोस्ती में बदल गई।
स्नेहा अक्सर राहुल से उसके संगीत के बारे में पूछती। राहुल पहले तो झिझकता, पर धीरे धीरे वह अपनी कहानी सुनाने लगा। वह एक छोटे से गांव का रहने वाला था, जहां उसके पिता भी गायक थे। राहुल को बचपन से ही संगीत का शौक था। उसने एक अनोखा स्वर यंत्र बनाया था, जिसे उसने खुद ही डिजाइन किया था। बांस और तारों से, जो एक सितार और सारंगी का मिला जुला रूप था। उसकी आवाज में एक अजीब सी करुणा थी। वो कोलकाता आया था संगीतकार बनने के सपने लेकर, पर घर की मजबूरियों और पिता की बीमारी ने उसे रिक्शा चलाने पर मजबूर कर दिया। उसका स्वर यंत्र अब बस उसकी रात की तन्हाई का साथी बन गया था। स्नेहा को राहुल की कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ। वो एक कलाकार थी और वो समझ सकती थी कि अपने जुनून को छोड़ना कितना दर्दनाक होता है। वो राहुल को प्रेरित करने लगी, उसे फिर से संगीत शुरू करने के लिए कहने लगी, मामा, आपकी कला को यूं बर्बाद मत होने दीजिए। आपका स्वर यंत्र आपकी आवाज है, स्नेहा कहती। राहुल बस मुस्कुरा देता। अब कहाँ दीदी, इस पेट के लिए रिक्शा चलाना पड़ता है, संगीत से पेट नहीं भरता। एक रात स्नेहा अपने कमरे की बालकनी में बैठी थी। नीचे गली में हल्की सी रोशनी थी। तभी उसे एक मीठी उदास धुन सुनाई दी। वो धुन इतनी दिलकश थी कि स्नेहा अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। ये वही आवाज थी जो राहुल के स्वर यंत्र से निकल सकती थी। वो धीरे धीरे सीढ़ियां उतरकर गली में आ गई। थोड़ी दूर पर एक पुरानी इमारत के साये में राहुल बैठा था। उसके सामने उसका स्वर यंत्र रखा था और वो अपनी उंगलियों से उस पर एक ऐसी धुन छेड़ रहा था जो सीधे आत्मा में उतर रही थी। उसकी आंखें बंद थीं और उसके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो स्नेहा ने कभी नहीं देखी थी। वो एक अलग ही दुनिया में था। स्नेहा खुद को रोक नहीं पाई। वो धीरे से उसके पास गई और वहीं बैठ गई। राहुल ने जब अपनी आंखें खोलीं तो स्नेहा को देखकर चौंक गया। दीदी, आप यहाँ? आपकी आवाज ने मुझे खींच लिया मामा, स्नेहा ने कहा। उसकी आंखों में आंसू थे। ये इतना खूबसूरत है। ये स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर है। राहुल ने अपना स्वर यंत्र नीचे रखा। बस यूं ही मन बेचैन था। ये सिर्फ यूं ही नहीं है राहुल, स्नेहा ने कहा। उसने पहली बार उसे उसके नाम से बुलाया था। ये आपकी पहचान है, ये आपकी आत्मा है। उस रात के बाद उनके रिश्ते में एक नया मोड़ आया। स्नेहा अब राहुल को मामा नहीं बुलाती थी, वो उसे राहुल बुलाती थी, और राहुल भी अब स्नेहा से थोड़ा खुल गया था। वे घंटों बातें करते, कभी राहुल के संगीत के बारे में, कभी स्नेहा की पेंटिंग के बारे में। राहुल ने स्नेहा को बताया कि उसका स्वर यंत्र सिर्फ एक वाद्य यंत्र नहीं था, बल्कि उसके पिता की आखिरी निशानी थी। उसके पिता ने भी ऐसे ही एक यंत्र पर अपनी कला का प्रदर्शन किया था। राहुल ने उसे अपनी पुरानी रचनाएं सुनाई, अपनी अधूरी धुनें सुनाई। स्नेहा ने उसे अपनी पेंटिंग दिखाई, अपने अधूरे सपने बताए। वे दोनों एक दूसरे में अपने टूटे हुए सपनों की परछाई देख रहे थे और एक दूसरे को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। स्नेहा को राहुल की सादगी, उसकी ईमानदारी और उसकी कला से प्यार हो गया था। ये सिर्फ एक संगीतकार के लिए सम्मान नहीं था, ये एक इंसान के लिए गहरा प्रेम था। उसे राहुल की आंखों में वो गहराई दिखी जो शहर के किसी चमकते हुए चेहरे में नहीं थी। राहुल भी स्नेहा की हिम्मत, उसकी समझ और उसके खुले दिल पर मोहित हो गया था। उसे कभी नहीं लगा था कि कोई इतनी पढ़ी लिखी शहरी लड़की उसे एक रिक्शा वाले को इस तरह समझेगी। लेकिन उनकी दुनियाएं बहुत अलग थीं। स्नेहा एक आधुनिक स्वतंत्र महिला थी जो अपनी कला के लिए जीती थी। राहुल एक साधारण रिक्शा वाला था जिसके कंधों पर परिवार का बोझ था। समाज की दीवारें उनके बीच खड़ी थीं। स्नेहा के कुछ दोस्त जो कलकत्ता में थे, राहुल के बारे में सुनकर हैरान थे। स्नेहा, तुम क्या कर रही हो? एक रिक्शा वाला? ये तुम्हारे स्तर का नहीं है। उसकी दोस्त प्रिया ने कहा। प्यार कोई स्तर नहीं देखता प्रिया, स्नेहा ने जवाब दिया। राहुल भी अंदर से टूटा हुआ था। उसे डर था कि वो स्नेहा को वो खुशी नहीं दे पाएगा जिसकी वो हकदार थी। वो जानता था कि उसका समाज, उसके रिश्तेदार कभी स्नेहा को स्वीकार नहीं करेंगे। दीदी, स्नेहा, राहुल ने एक शाम कहा, हमारा रास्ता एक नहीं हो सकता। मैं एक रिक्शा वाला हूँ और आप? और मैं एक कलाकार हूँ राहुल, स्नेहा ने उसे बीच में ही रोक दिया। हम दोनों अपनी अपनी दुनिया में अधूरे हैं, हम एक दूसरे को पूरा कर सकते हैं। स्नेहा ने राहुल को प्रेरित किया कि वो फिर से अपने संगीत को दुनिया के सामने लाए।
उसने एक छोटे से कैफे में, जहां अक्सर कला प्रदर्शनियां होती थीं, राहुल के लिए एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया। राहुल पहले तो बहुत डरा हुआ था, पर स्नेहा के विश्वास ने उसे हिम्मत दी। कैफे में कुछ लोग थे, स्नेहा के दोस्त, कुछ कला प्रेमी। राहुल ने अपने स्वर यंत्र को उठाया, उसकी उंगलियां तारों पर कांप रही थीं। उसने आंखें बंद कीं और एक धुन छेड़ दी। वो धुन इतनी शुद्ध, इतनी भावनात्मक थी कि पूरे कैफे में सन्नाटा छा गया। लोग मंत्रमुग्ध होकर उसे सुन रहे थे। उसकी आवाज में दर्द था, आशा थी, प्रेम था और एक टूटे हुए सपने को फिर से जोड़ने की कोशिश थी। प्रदर्शन सफल रहा, लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाईं। स्नेहा की आंखें खुशी से भर आईं। राहुल के चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने अपनी कला को फिर से जी लिया था। लेकिन उस रात एक और सच्चाई उनके सामने आई। प्रदर्शनी के बाद स्नेहा को बैंगलोर से एक बड़ा प्रस्ताव आया। एक प्रतिष्ठित आर्ट गैलरी ने उसकी पेंटिंग को खरीदने और एक एकल प्रदर्शनी आयोजित करने की पेशकश की थी। ये उसके जीवन का सबसे बड़ा अवसर था। राहुल ने जब ये सुना तो उसका दिल बैठ गया। वो जानता था कि स्नेहा अब उससे बहुत दूर चली जाएगी। ये आपके लिए बहुत अच्छा है स्नेहा, राहुल ने उदासी से कहा। लेकिन तुम? स्नेहा ने पूछा। मैं यही रहूंगा जहां मेरा भाग्य मुझे लाया है, राहुल ने जवाब दिया। स्नेहा बैंगलोर वापस चली गई। उसकी प्रदर्शनी सफल रही, उसे प्रसिद्धि मिली, पैसा मिला, पर उसके दिल में एक खालीपन था। राहुल की धुनें उसके कानों में गूंजती रहती थीं। वो राहुल को रोज फोन करती, पर उनकी बातें अक्सर अधूरी रह जातीं। दूरी और समाज का दबाव उनके रिश्ते पर भारी पड़ रहा था। राहुल भी अपनी रिक्शे की सीट पर बैठा अक्सर स्नेहा को याद करता। उसका स्वर यंत्र अब भी उसका साथी था, पर उसमें वो पहले जैसी धुन नहीं थी। एक दिन स्नेहा ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपनी बैंगलोर की जिंदगी छोड़ दी। उसने अपने सारे पैसे राहुल के संगीत को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया। वो वापस कलकत्ता आई, राहुल के पास। राहुल ने उसे देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया। स्नेहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी पेंटिंग बनाने आई हूँ राहुल, स्नेहा ने कहा। तुम्हारे साथ, तुम्हारे संगीत के साथ। उसने राहुल को समझाया कि वे मिलकर एक संगीत अकादमी खोल सकते हैं, जहां वो गरीब बच्चों को संगीत सिखा सके। स्नेहा अपनी कला का इस्तेमाल अकादमी के डिजाइन और प्रचार के लिए करेगी। वे एक ऐसा मंच बनाएंगे जहां राहुल जैसे कई छुपे हुए कलाकारों को अपनी कला दिखाने का मौका मिले। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। उसे कभी नहीं लगा था कि कोई उसके लिए इतना कुछ करेगा। उसने स्नेहा का हाथ थामा। पर लोग क्या कहेंगे? लोगों का क्या है राहुल, स्नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा। लोग तो हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे, हमें अपनी जिंदगी जीनी है। उन्होंने मिलकर एक छोटी सी संगीत अकादमी खोली। राहुल ने अपनी रिक्शे की जिंदगी छोड़ दी और पूरी तरह से संगीत को समर्पित हो गया। उसका स्वर यंत्र अब उसकी आत्मा की आवाज बन गया था, जो बच्चों को संगीत की दुनिया में ले जा रहा था। स्नेहा ने अकादमी को एक खूबसूरत रंग दिया, अपनी पेंटिंग से दीवारों को सजाया। उसने राहुल के स्वर यंत्र की एक विशाल पेंटिंग बनाई, जो अकादमी के मुख्य द्वार पर लगी थी। उनकी प्रेम कहानी शहर भर में फैल गई। एक रिक्शा वाला और एक कलाकार, जिन्होंने समाज की हर बाधा को पार कर लिया था। उनका प्रेम सिर्फ एक दूसरे के लिए नहीं था, बल्कि कला और सपनों के लिए भी था। राहुल का बड़ा यंत्र अब सिर्फ उसका व्यक्तिगत साथी नहीं था, बल्कि हजारों सपनों को उड़ान देने वाला एक प्रेरणा स्रोत बन गया था। वो यंत्र जिसे स्नेहा ने पहली बार रिक्शे में देखा था, अब उनके प्रेम का प्रतीक बन गया था। एक ऐसी धुन जो कभी खत्म नहीं होगी। दोस्तों, ये थी राहुल और स्नेहा की कहानी। एक ऐसी दास्तान जो हमें सिखाती है कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती और सच्चे दिल से किए गए प्रयास कभी विफल नहीं होते। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और भी दिल छू लेने वाली कहानियाँ लाते रहें। आपका साथ हमारे लिए अनमोल है।